स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। इस टाइम पे बच्चों कोई भी लापरवाही नहीं है ना। आप एकदम युद्ध स्तर की तैयारी शुरू करो। युद्ध स्तर की तैयारी का मतलब कि आपसे जितना हो सक रहा है आप उतने लगे रहो। बार बार एक ही चीज को रिवाइज करो, लिख लिख के रिवाइज करो ताकि वो चीजें आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना करे, है ना। नहीं तो होगा क्या, अभी आपको लग रहा होगा कि जो भी पढ़ रहे हो वो याद हो गया, लेकिन जब आप लिखने का कोशिश करोगे ना, आप मैक्सिमम चीजें भूल जाओगे, लिख नहीं पाओगे पूरा। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनोगे और उसको फिर फॉलो भी करने वाले हो। ओके, बाकी हम लोगों ने बच्चों थ्योरी के टाइम पे बहुत से टॉपिक के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ये सब कर रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने फिर आप लोगों के लिए सैंपल पेपर भी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद मैंने एजर्सा रीजन के अलग से क्वेश्चन बना रखा है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे पीवाईक्यूज का। तो पीवाईक्यूज भी मैंने करा रखा है आपको। मैग्नेटिज्म चैप्टर का मैंने पीवाईक्यू करा दिया है पिछले मतलब 5 साल के, है ना। अभी से लेके 2023 से पीछे के 5 साल के करा दिया है मैंने। ठीक है, अभी आज मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। ओके, तो बच्चों हम आज एक एक करके देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन, कैसे, कितने लेवल के क्वेश्चन, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे आपसे। ओके, तो मेरे साथ बहुत लास्ट तक बहुत पेशेंस के साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों दे रखा है, द वैल्यूज ऑफ करेंट आई फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर for corresponding values of potential difference V across the resistor are as given below। ठीक है, सिंपल बच्चों अपने पास मान लेते हैं कि एक क्या है, रजिस्टर है, इसके अक्रॉस एक मैंने क्या रखा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। ठीक है, फिर इसके साथ सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया है एक अमीटर और साथ में एक क्या है की, और इसके साथ एक बैटरी लगा रखा है। ठीक है, मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी आपका। यहां पे बच्चों अब आप क्या करो, एक वेरिएबल रजिस्टर हम इसलिए करते हैं बच्चों ताकि हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू है उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे रजिस्टर आपका आर ओम का रजिस्टर है। अब इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा रखा है जो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, और यहाँ पे इसके साथ सीरीज में हम लोगों ने अमीटर लगा रखा है जो कि करंट मेजर करेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा उसको हम वोल्ट में मेजर करके एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम करंट मेजर करने के लिए अमीटर लगाए तो इसकी रीडिंग देखेंगे और फिर हम एक टेबल बना लेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों ये गड़बड़ है, यहाँ पे 0.1 रहेगा, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चों मैंने क्या करा, यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के एक क्रॉस अलग अलग करंट की जो है वैल्यू नोट कर लिया, एक टेबल बना लिया। ठीक है, और ये दिया है आपको। अब कह रहा है कि इस टेबल को आपको प्लॉट करो एक ग्राफ पे, है ना। मींस आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करो और साथ में कह रहा है कि आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो। ओके, तो पहले आपको प्लॉट किसके बीच में बोला बच्चों, करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस। जो बच्चों वर्ड पहले आए उसको वाई एक्सिस पे लेना होता है, जो वर्ड बाद में आए उसको एक्स एक्सिस पे लेना होता है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे मान लेते हैं कि एक क्या है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इस तरीके से है। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको बच्चों कि वहां पे वो बोल रखा था कि आपको वाई एक्सिस पे क्या लेना है, आई को, और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वी को, है ना। कैसे पता चल रहा है सर, जो पहले बोले आई वर्सेज वी बोला है। ठीक है, आई वर्सेज वी बोला है, इसीलिए आप आई को वाई एक्सिस पे और वी को एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर किया बच्चों वो वोल्ट में मेजर किया है, और जो करंट मेजर किया वो एम्पियर में मेजर किया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस पे देखेंगे ग्राफ पेपर पे, तो वहां पे यूनिट्स बने होते हैं छोटे छोटे, आप देखोगे तो ऐसे है। तो मैं मान लेता हूं बच्चों यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स बने हैं। आप ग्राफ पेपर पे तैयार कर मीन्स आप बनाना बच्चों, और उसके साथ आप लोग पेंसिल से हमेशा जो भी रे डायग्राम, जो भी ग्राफ प्लॉट करोगे आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे। ठीक है, लापरवाही नहीं, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, तो फिर
आप बोलोगे क्या कि हम तो सर पूरे क्वेश्चन करके आए थे, एग्जामिनर से मेरा दुश्मनी था इसलिए उसने क्या कर लिया, आपसे जो कॉपी चेक करता है उसने मेरा नंबर काट लिया है। ऐसा नहीं है बच्चों, उसका किसी से दुश्मनी नहीं है। जब आप लापरवाही से लिखोगे तो वो मार्क्स काटेगा ही। तो यहाँ पे आप देखो वोल्ट को मींस पोटेंशियल डिफरेंस को 0.5 1 वोल्ट ऐसे है, मतलब आप यहाँ पे देखो बच्चों V जो लेना तो उसको 0.5 मार्क्स का मतलब उसमें गैप रखना। यहाँ पे आप क्या करना, 0.1 के बाद 0.2 0.3 है तो आप 0.1 का गैप रख सकते हो। ठीक है, तो हम पहले स्केल लिख लें। स्केल क्या है, स्केल ये है बच्चों की एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसका 1 यूनिट जो है बच्चों वो किसको बताएगा, 1 यूनिट 0.5 वोल्ट को बताएगा। ओके सर, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपका करंट है तो उसका 1 यूनिट क्या बताएगा, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट जो है करंट का मींस 1 यूनिट वाई एक्सिस का वो बताएगा 0.1 एम्पियर। ठीक है, आ गया बात समझ में। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 0.5 1.0, फिर यहाँ पे आपका 1.5 2.0, फिर मान लो ये आपका 2.5, ये फिर 3.5, फिर ये आ जाएगा आपका बच्चों 4.5, ये आ गया 5.0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 0.1, फिर 0.2, 0.2 यहीं पे लेना है 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, फिर 0.9, 1.0 ऐसे करके है बच्चों। अब आप पॉइंट्स मार्क्स करना शुरू करो। देखो क्या है, कह रहा है कि जब आपका 0.5 वोल्ट होना चाहिए उस टाइम पे करंट 0.1 एम्पियर होना चाहिए। देखिए तो 0.5 वोल्ट आपका ये रहा आपका 0.5 वोल्ट। तो यहां से आप ऊपर जाओ और इधर से आओ तो ये दोनों कहां मिले, तो एक पॉइंट ये मिल गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है बच्चों 1 वोल्ट पे 0.2 एम्पियर। तो ये रहा 1 वोल्ट और ये रहा 0.2 वोल्ट। इसी तरीके से आपका बच्चों ऐसे है, यहां से एक और ऐसे है इस तरीके से। तो आप बच्चों यहाँ पे ड्रॉ करोगे, सभी पॉइंट्स को आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लॉट। और अपने को पता है बच्चों, यहाँ पे आपने पढ़ा है कि कंडक्टर के लिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और फिर वहां पे आपने देखा था V इक्वल क्या आ जाएगा RI, वेयर R इज द कांस्टेंट, है ना। यहां से हम लोगों ने देखा था ये चीज जिसको हम बोलते हैं कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो ये अपने को पता है कि इसका स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ आने वाला है। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन इसने बोल रखा है बच्चों कि आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो। ये जो रजिस्टर, जिस भी रजिस्टर के लिए दिया गया है VI का प्लॉट है ना, इसके लिए आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। तो आप निकाल सकते हो। हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि इस स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप निकालते हो, है ना। VI कर्व का जब स्लोप निकालते हो तो वो रेजिस्टेंस देता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे IV कर्व है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप निकालोगे वो आएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस। सर ये पता कैसे चलता है, तो बच्चों बहुत इजी तरीका है, मैंने बताया। पहले आप लिखो स्लोप, तो स्लोप के लिए आपको करना क्या होता है बच्चों, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, करंट सर, तो करंट में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी है तो वोल्टेज में चेंज। अब बताओ बच्चों I अपॉन V क्या होता है। यहां से हम लोगों ने देखा V इक्वल IR, तो R इक्वल निकालोगे तो V अपॉन में I है, तो R इक्वल V अपॉन I है। तो आप देखो I अपॉन V करोगे तो क्या आ जाएगा 1/R। इसका मतलब ये स्लोप जो है वो क्या है 1 अपॉन R के बराबर आने वाला है। और डेल Y को बच्चों आप लिख सकते हो, डेल I को क्या I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1। सर अब ये V1 V2 I1 I2 क्या है बच्चों, कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो यहाँ पे, इस पूरे ग्राफ में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, है ना, हर बार सेम आएगा रिजल्ट। तो मैं ले रहा हूं इसको क्या V1 और 1.5 को ले रहा हूं V2। ओके सर आपने इसको ही क्यों लिया बच्चों, आप 2 को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बस ध्यान रखना V1 क्या है 0.5, तो इसका मतलब ये जो होगा आपका I1 हो जाएगा, और फिर 1.5 के करस्पॉन्डिंग क्या है ये है, ये क्या हो जाएगा आपका I2। तो I2 की वैल्यू क्या है बच्चों 0.3, तो 0.3 माइनस I1 मतलब बच्चों 0.1 डिवाइडेड बाई V2 क्या है बच्चों 1.5, है ना। कोई भी आप दो रीडिंग ले सकते थे बच्चों, फिर V1 क्या है 0.5। तो अब बताओ 0.3 में से 0.1 गया 0.2, यहां पे क्या है बच्चों 1.5 में से यहां पे 0.5 गया, तो क्या आया 1 आ गया सर, ठीक है। तो अब आप देखो यहां से 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना, तो इसका डेसिमल हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/10, ओके। और बच्चों ये क्या है 1/r इक्वल है, जो 1/r इक्वल क्या है बच्चों आपका 2/10, या इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बोल सकते हैं कि 1/5, तो इसका मतलब 1/r इक्वल 1/5। तो आपको तो बच्चों 1/r चाहिए कि r चाहिए, रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करोगे तो r इक्वल क्या आ गया 5 ओम, या फिर आप बोल सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5 इधर r उधर, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना था IV ग्राफ का जो स्लोप आएगा इस बार 1/r आएगा। अगर बच्चों यही प्लॉट V और I में रहता तब डायरेक्ट स्लोप ही आपका रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता, ठीक है। आई होप बच्चों मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया और आपको अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब दोबारा इस तरीके की चीजें आपको परेशान नहीं करने वाली। बच्चों ये बहुत बार पूछा जाता है कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन बताओ, तो यही बताना है आपको, ओम्स लॉ यही वेरीफाई हुआ। यहाँ पे आप देखोगे बच्चों कोई दूसरा पॉइंट ले लो, उस बार भी 5 ओम ही आएगा। मैं चलो करके दिखा देता हूं। चलो आप यहाँ पे ले लो, एक पॉइंट ले लो 1 वाला और एक ले लो 3 वाला, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 0.2 है और 3 के करस्पॉन्डिंग 0.5 है ना। तो क्या हो जाएगा 1 के करस्पॉन्डिंग 0.2, तो 0.2 में से माइनस करो 0.5, या फिर इसके बड़े में से माइनस कर लो, है ना, I2 माइनस I1, 0.5 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई, यहां पे आप देखो बच्चों ये क्या है 0.5 किसके करस्पॉन्डिंग है 2.5 के, तो 2.5 माइनस यहाँ पे 1 करो, तो क्या आ जाएगा ऊपर 0.3 और नीचे क्या आ जाएगा 1.5, फिर से डिवाइड कर लो बच्चों, ये क्या आ जाएगा 1/5, ये 1/r इक्वल 1/5 आया, फिर r इक्वल अगेन 5 आ जाएगा। तो आप चाहे जहां पे भी निकालोगे हर बार स्लोप जो है सेम आएगा और r आता है, और अपने को पता है रेजिस्टेंस क्या होता है कांस्टेंट ना, तभी तो आप बोलते हो कि ये किसके लिए था कंडक्टर के लिए, और ये ओम्स लॉ वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन भी यही ग्राफ ही बताता है कि अगर स्ट्रेट लाइन आया तो ओम्स लॉ वेरीफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एक और बच्चों यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्या है देखते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर कनेक्टेड इन अ सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस इट्स एंड आर एज शोन इन द डायग्राम रहेगा, इन द डायग्राम बाई मिलीमीटर एंड वोल्टमीटर। यहाँ पे बच्चों मिलीमीटर दिया है, स्मॉल ma है तो मिलीमीटर दिया है, यहाँ पे v है तो वोल्टमीटर, तो एक मिलीमीटर और एक वोल्टमीटर दिया है आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। अब पूछ रहा है यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दीज मीटर। तो सबसे पहले आपको बताना है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो मैंने बता रखा है बच्चों कि लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटी वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट से, वही उसका लीस्ट काउंट होता है। मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे आपके जो स्केल यूज करते हो आप, है ना, लाइन ड्रॉ करने के लिए वहां पे, तो आप देखोगे वहां पे सबसे छोटे छोटे जो डिवीजन बने होते हैं वो मिलीमीटर का बना होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे छोटा लेंथ आप उस स्केल से एक्यूरेटली मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ कितना मेजर कर सकते हो, सबसे छोटा लेंथ कितना मेजर कर सकते हो, तो आप बोलेगे 1 मिलीमीटर, है ना। 1 मिलीमीटर से छोटा आप लेंथ मेजर नहीं कर पाओगे उससे, ठीक है।
तो वो आपका लीस्ट काउंट हुआ। इसी तरीके से इस डिवाइस से सबसे छोटी आप कौन सी वैल्यू मेजर कर सकते हो, ये इसका लीस्ट काउंट होगा। इस डिवाइस से आप जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हो, ये वोल्ट मीटर का आपका क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। तो सिंपल सा तरीका होता है बच्चों लिस्ट काउंट यहाँ पे मेजर करने के लिए। एलसी है ना, क्या होता है, आप देखो कोई भी एक रेंज ले लो बच्चों, है ना, एक रेंज ले लो जहां से जहां तक, और उतने रेंज के लिए कितने डिवीजन बने हुए हैं वहां पे, वही उसका लिस्ट काउंट होगा। तो क्या बोला मैंने, रेंज में एक गिवन रेंज ले लो, उसकी रीडिंग लेना और डिवाइडेड बाय वहां पे जितना डिवीजन बना होगा। चलो कोई सा भी रेंज ले लो, तो मैं यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 100 ये मिली एमीटर है ना, तो 100 मिली एम्पियर से लेके 200 मिली ले लिया मैंने, एक रेंज ले लिया। तो रेंज आप क्या लोगे, जनरली बड़े में से आप माइनस करना, तो 200 माइनस 100 मिली एम्पियर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवीजन। तो काउंट कर लो डिवीजन बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना, मतलब 100 से 200 रेंज में कितने डिवीजन बने हैं, 10। तो 10 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आया, 200 माइनस 100 दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 10। तो कितना आ गया आपका बच्चों, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर इसका आ गया लिस्ट काउंट इस अमीटर का, ठीक है, या मिली अमीटर का। इस तरीके से इसका निकाल लो, इसका क्या होगा बच्चों, लिस्ट काउंट। फिर से देखो रेंज में यहां से ले रहा हूं, चलो आपने यहाँ पे 100 से 200 लिया सर, इसमें दूसरा लेकर दिखाओ, तो मैं 2 से 3 तक का ले रहा हूं, मैं ये वाला रेंज ले रहा हूं। हर एक रेंज में सेम रीडिंग आने वाली है बच्चों, ठीक है, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं 2 से 3 तक का ले रहा, तो मैं क्या बोला आपको, माइनस कर लेना, तो 3 माइनस 2, और ये वोल्ट में है यहाँ पे, तो ये वोल्ट में आएगा, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, रेंज डिवाइडेड बाय डिवीजन। तो डिवीजन कितने हुए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अगेन। तो क्या आ गया बच्चों, 3 माइनस 2 मतलब 1, और डिवाइडेड बाय 10 क्या आ जाएगा आपका, 1 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कि 0.1 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट इस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट है, ठीक है, मतलब इस वोल्ट मीटर से आप 0.1 वोल्ट से कम मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। इसी तरीके से इस मिली एमीटर से आप 10 मिली एम्पियर से छोटी करंट को मेजर नहीं कर सकते। मैं बोलूं कि आप बताओ मेरे को कि मतलब ऐसे मैं बोला कि आप क्या 15 मिली एम्पियर मेजर कर सकते हो क्या, इससे नहीं कर सकते। सबसे छोटा 10, और 10 से के बाद आप सीधे 20 आओगे, क्योंकि ये 10 का डिफरेंस रहेगा ना, तो 10 मिली एम्पियर के बाद आपका 20 मिली एम्पियर आएगा, 15 वाली रीडिंग आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप इससे मेजर नहीं कर पाओगे, 10 20 30 ये सब मेजर कर पाओगे, लेकिन 15 या 5 मिली एम्पियर ये वाली रीडिंग मेजर नहीं कर पाओगे एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो ये हुआ दोनों का लिस्ट काउंट। ओके सर, अब बात कर लेते हैं कि ये रीडिंग कितना है, ये पूछा है कि आपका तो लिस्ट काउंट पूछ लिया, दूसरा पूछा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ओके, रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस फिर से अपने को पता है बच्चों क्या होता है, R इक्वल V अपॉन I, मतलब कि दोनों का रीडिंग कितना वोल्टेज है कितना करंट है वो रीडिंग लिख के डिवाइड कर दें। तो पहले हम देखें V की कितना है और I की वैल्यू कितना है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे I क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे 200, इसके बाद ये एग्जैक्टली जो एरो है ये किससे मार्क कर रहा है, 5वें से। देखो तो यहाँ तक तो 200 मिली एम्पियर हो गया, तो हम लिख लें कितना 200 मिली एम्पियर, तो डायरेक्ट प्लस 5 खाने और है, तो 1 2 3 4 5 एरो अपना मिली एमीटर का एरो 5वें खाने से मिल रहा है। तो अब आप बताओ बच्चों एक खाना क्या है, सबसे छोटा एक यूनिट कितना है 10 मिली एम्पियर का, तो 5 का कितना हो जाएगा 50 मिली एम्पियर। तो 50 मिली एम्पियर ये हो गया 250 मिली एम्पियर करंट हो गया, करंट की वैल्यू। ओके सर, चलिए वोल्ट मीटर का क्या है, वोल्ट मीटर का देखो यहाँ पे मैं मिटा देता हूं फिर से। तो आप देखो वोल्ट मीटर फिर से ये भी आपका
पांचवें पे एकदम कर रहा है, 2 के बाद पांचवें पे, तो यहां तक तो 2 वोल्ट हो गया, तो 2 वोल्ट में लिख लेता हूं 2 प्लस, अब बताओ इसके 5 खाने और हैं, 5 छोटे छोटे खाने या डिवीजन और हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे में काउंट कर लिया हूं, इसलिए मैं बता पा रहा हूं पहले ही कि 5 डिवीजन और, तो एक डिवीजन, इसका एक छोटा सा डिवीजन कितना बता रहा है 0.5, सॉरी 0.1, और 5 का क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.5 है ना, एक छोटा सा डिवीजन 0.1 वोल्ट बता रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 डिवीजन का कितना हो जाएगा 0.5, तो 2 वोल्ट प्लस 0.5, तो ये क्या आ जाएगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, तो 2.5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 250 मिली एम्पियर, तो 250 मिली का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको अब एम्पियर में कन्वर्ट करो, तो 250 इंटू में 10 टू द पावर मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। ओके, तो यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 10 पावर माइनस 3, और ये 10 पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा है ना, और ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 1000 हो जाएगा है ना, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 250। ठीक है, तो आप बच्चों 10 पावर 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 2500 डिवाइडेड बाई 250, तो एक जीरो से एक जीरो गया, 25 से कट गया, क्या आ गया बच्चों आपका 10 ओम, तो रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। ठीक है, कई लोगों को ये लग सकता था शुरू में कि अरे इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस पूछा कैसे, है ना, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखी थी, इससे पढ़ना था आपको, वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज की वैल्यू बता देता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आप V अपॉन I करके निकाल लिए। ठीक है, इसके लिए आपको ये रीडिंग पढ़ने आना चाहिए। सर ये लिस्ट काउंट का फायदा क्या हुआ, लिस्ट काउंट का फायदा यही हुआ बच्चों कि ये आपको एक एक यूनिट या एक एक डिवीजन तक की वैल्यू पता तभी चलेगा जब आपको लिस्ट काउंट पता होगा, तो कोई भी रेंज उठा लो, उसमें कितने डिवीजन है उससे डिवाइड कर दो, सिंपल सा तरीका। ठीक है, एक डिवीजन की रीडिंग पता चल जाएगी, और वही एक सबसे छोटे डिवीजन की वैल्यू ही आपकी लिस्ट काउंट बोली जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट सेम करंट फ्लो थ्रू एवरी पार्ट ऑफ ए सर्किट containing 3 resistor in series connected to a battery। आपको बच्चों ये प्रूफ करना है, हम लोगों को ये दे रखा है कि 3 रजिस्टर सीरीज में है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो है सीरीज में सभी रेजिस्टेंस के में सेम करंट फ्लो होता है, तो ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप कैसे प्रूफ करोगे ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कंसीडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग through the circuit and the potential difference across the 15 ohm resistor। ओके, ये आपको बच्चों पूछा है करंट इस सर्किट में कितना फ्लो करेगा और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस पूछा है, तो इसका मतलब इसमें करंट कितना जा रहा है ये हम निकाल लें, और साथ में इसका रेजिस्टेंस, तो 15 इसका रेजिस्टेंस हो गया, और करंट की वैल्यू अभी अपने को चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला कर लेते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि 3 रजिस्टर सीरीज में है तो सभी में सेम करंट फ्लो होता है। तो बच्चों आप क्या करो, आपके पास सपोज करो एक बैटरी है, एक सर्किट डायग्राम आप बना लो, यहाँ पे अपने पास 3 रजिस्टर हो गए R1 R2 R3, और वो सीरीज में है, और उसके साथ एक बैटरी हम लोगों ने V वोल्ट की जोड़ रखा है। ठीक है, अब क्या है, आपको पूछ रहा है कि इन सभी में सेम करंट फ्लो हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के हेल्प से आप प्रूफ करो। तो सिंपल सा तरीका है बच्चों, यहाँ पे एक अमीटर लगाओ टोटल, ये अमीटर देखो बच्चों सभी के मतलब टोटल सर्किट में ही लगाया है ना ओवरऑल, तो ये आपका क्या करेगा, ये टोटल करंट मेजर करेगा, क्या टोटल करंट है ना, जो सर्किट या हम बोल सकते हैं कि बैटरी से जितना करंट निकलेगा ये पूरा का पूरा इस अमीटर से पास करेगा, और ये अमीटर रीड करेगा टोटल करंट को। ठीक है, अगर बच्चों हम यहाँ पे एक क्या कर ले, अमीटर लगा ले, ठीक है A1 बोल दे, यहाँ पे एक अमीटर लगा ले A2 बोल दे, यहाँ पे एक अमीटर लगा ले A3 बोल ले। ठीक है, और देखे बच्चों A1 A2 A3 इन तीनों की रीडिंग सेम हो,
और साथ में वही रीडिंग इससे भी मैच करे, ये जो टोटल करंट मेजर कर रहा है, तो हम बोल पाएंगे कि इन सभी में सेम करंट फ्लो हो रहा है। और सीरीज के केस में सेम करंट फ्लो होता है। तो आप देखोगे बच्चों सभी में A1, A2, A3 इन सभी की जो रीडिंग है वो सेम आने वाली है और वो A के बराबर होगा। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कर सकते हो ये, ठीक है। या चलो आपके पास 2 ही एमीटर थे, तो एक तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और फिर आप एक एमीटर को यहाँ पे लगा के चेक किया, इसका और इसका रीडिंग सेम होना चाहिए। फिर अब इसी एमीटर को निकालो, यहाँ पे लगाओ R2 के बाद में, फिर इसके थ्रू जितना पास होगा वो बताएगा, फिर उसी को यहाँ पे लगाओ। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको ये तरीका ज्यादा सही है, उस तरीके से भी आप लिख सकते हो। क्या कि आप लिखो कि तीनों जगह हर एक रजिस्टर के बगल में मैं एक एमीटर लगाऊंगा और सभी एमीटर की रीडिंग सेम होगा, तो मैं बोल पाऊंगा कि जो है सेम करंट सभी में फ्लो हो रहा है और सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है ना, जो कि हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था और वो एक्सपेरिमेंटली भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ओके, तो ए पार्ट का तो आंसर हो गया। बी पार्ट का आंसर और सिंपल है। सबसे पहले मैंने बोला कि टोटल करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। टोटल करंट निकालने के लिए बच्चों मैंने बता रखा है फॉर्मूला। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। देखो यहाँ पे आप देखो टोटल करंट, यहाँ बैटरी से कितना करंट निकलेगा यही पूछ रहा है अपने को। तो 30 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल करंट क्या होता है बच्चों, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट तीनों रजिस्टर किसमें है, सीरीज में, और ये 30 वोल्ट की बैटरी है बच्चों आपका, ठीक है। 5 + 10 + 15, तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5 + 10 + 15, दैट इज 30 अगेन। तो 30 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर टोटल करंट निकलेगा, ठीक है। 1 एम्पियर यहां से जाएगा और वही 1 एम्पियर इसमें पास होगा, वही 1 एम्पियर इसमें, वही 1 एम्पियर इसमें, सब में। तो सब में सेम करंट 1 एम्पियर फ्लो करेगा टोटल करंट, ठीक है। अब कह रहा है बच्चों इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं बच्चों इसमें करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे अब ये वैल्यू मिल गया अपने को, तो ये बोल पाएंगे कि 1 एम्पियर का करंट जा रहा है सर। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस कितना होगा, ओम ने बताया था अपने को, क्या बताया था, ओम ने बताया था कि अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है V, तो वो क्या होता है उस रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है, साथ में उस रेजिस्टेंस मतलब उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू। तो करंट जा रहा है इसमें 1 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है इसका 15, तो 15 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने देखा है सीरीज में जो ज्यादा ओम का रहता है ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके क्रॉस, जो कम होगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, और ये टोटल जोड़ के अब 30 के बराबर होना चाहिए और हो भी रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर वो ऑप्शन नहीं था, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, है ना। अगर आप चाहे आप ये दोनों क्वेश्चन करें ए और बी पार्ट, ठीक है। अगर नहीं तो आपको क्या करना था, ये वाला क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन में था, क्या है सर, 3 रजिस्टर R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल and the combination is connected to a battery, ammeter, voltmeter and key. Draw the suitable circuit diagram and obtain the expression for equivalent resistance of combination of resistor. Okay, तो सबसे पहले आपको 3 रजिस्टर दिए हैं, तो क्या क्या कनेक्ट करना था बच्चों अपने को, बैटरी, अमीटर, वोल्टमीटर, की, 4। तो ये रहा बच्चों आपका बैटरी V वोल्ट की, अमीटर आपका यहाँ पे है सीरीज में, और ये R1, R2, R3 आपके 3 रजिस्टर हैं, ठीक है। और इन सभी के साथ पैरेलल में एक वोल्टमीटर कनेक्ट हो गया और साथ में ये की, ठीक है। ये आपका सुटेबल सर्किट डायग्राम बन गया। कह रहा है बच्चों इस केस में आप R इक्विवेलेंट की जो एक्सप्रेशन आता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये फॉर्मूला डिराइव करके बताओ, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, सिंपल सा हम लोग ये प्रूफ कर रखा है, क्या अपने को प्रूफ करना है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल जो आना चाहिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है।
तो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि इस केस में करंट जो निकलेगा टोटल वो अब डिवाइड होगा, वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होगा। यहां तक तो टोटल करंट I आया, फिर ये डिवाइड होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और बच्चों कई लोगों को दिमाग में आएगा यहाँ पे करंट नहीं जाएगा सर, यहाँ पे नहीं जाएगा सर, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू होता है उसका। आइडियल वोल्ट मीटर का तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जब इस वाले पाथ में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट ऑलमोस्ट जीरो ले रहे हैं हम, ठीक है। हम आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो इसमें करंट नहीं जा रहा होगा, करंट केवल I1, I2 और I3 में ही डिवाइड होगा। तो हम एक क्वेश्चन तो लिख सकते हैं ना, मतलब एक इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि I इक्वल होगा आपका बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। ये हम इक्वेशन 1 बोल दे, ठीक है। कैसे लिख पा रहे हैं सर? हम ये फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल पा रहे हैं। हम ऐसे सोचे कि यहां से जितने भी चार्ज निकले होंगे, है ना, वो अब क्या होंगे, कुछ इस वाले ब्रांच में जाएंगे, कुछ इस वाले, कुछ इस वाले, और फिर वापस से वो मिलके अगेन टोटल करंट फिर से वो I या टोटल चार्ज फिर से Q बनाएंगे। Q चार्ज यहाँ से निकला तो फिर यहाँ पे टोटल चार्ज आना भी चाहिए। इसी तरीके से हम करंट को सोच सकते हैं, तो करंट जितना निकला होगा ये तीनों उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये इक्वेशन 1 हो गया। और साथ में आप बताओ बच्चों, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पैरेलल में आपका V जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है सभी के लिए V। और करंट हम क्या ले रहे हैं, I डिफरेंट लिए हैं, I1 और I2 और I3, है ना। ये हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये नोट में आप लिख लेना। हमको ये पता है सिंस V सेम फॉर ऑल रजिस्टर और करंट क्या है, डिफरेंट है, तो हम पहले लिखे फॉर R1 फॉर रेजिस्टेंस 1, ठीक है। फॉर रेजिस्टेंस 1 हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ। तो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या पता है, V इक्वल क्या होना चाहिए, I इंटू R। अब हम R1 के लिए लिख रहे हैं बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, R1 के क्रॉस V है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, और उसमें करंट कितना जा रहा है, I1, उसका रेजिस्टेंस है R1, तो V इक्वल लिख सकते हैं I1 इंटू R1। या यहां से हम I1 की वैल्यू निकाले तो क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल V अपॉन में R1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे हो। फिर इसी तरीके से R2 में देखो, तो R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, ठीक है। फॉर R2 के लिए भी आप देखो, इसमें करंट जा रहा है I2 और रेजिस्टेंस वैल्यू है R2, और अगेन वो वोल्टेज V के बराबर होगा। तो V इक्वल हम लिख सकते हैं I2 इंटू R2। तो R2 निकालोगे या I2 निकालोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, V अपॉन में R2, ये इक्वेशन 3, ठीक है। चलो इसी तरीके से फॉर रेजिस्टेंस R3 के लिए क्या होगा, अगेन इसके क्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इक्वल, अब इसमें करंट कितना जा रहा है, I3 इंटू में R3, है ना। हाँ, अब यहाँ पे कई बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है, सर यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर यूज किया है, यहाँ पे स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं है, आप वही ले लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से I3 निकालो, क्या आएगा, I3 इक्वल V अपॉन में R3, और ये हो गया इक्वेशन 4। तो अब हम क्या करें, इक्वेशन 2, 3, 4 को इन सब की वैल्यू I1, I2 और I3 की वैल्यू कहां पे पुट कर दे, इक्वेशन 1 में, ठीक है। क्या लिख दो, पुट ऑल दी वैल्यूज या पुटिंग ऑल वैल्यूज, ठीक है। हम कहां पे रख दे रहे हैं, इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में सभी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो I इक्वल, और बच्चों अपने पास एक नेट आएगा ना, नेट इन सब का एक नेट आएगा, है ना, नेट। तो नेट के लिए क्या लिखेंगे हम, V इक्वल IR, फिर वहां से हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, V अपॉन में R इक्विवेलेंट, है ना, नेट रेजिस्टेंस के लिए। और इधर क्या है, I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, V1 अपॉन R1,
और V1 है क्या, V ही तो है ना। इसी तरीके से I2 क्या है, I2 है V अपॉन में R2, I3 क्या है, V अपॉन में R3। अब बच्चों दोनों साइड से V कॉमन लो, कट भी हो जाएगा, ठीक है। तो V आपका कॉमन होके कट भी जाएगा, क्या आ गया, V कॉमन लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। और ये V कट गया, इधर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बच गया, वो आपका इस साइड के बराबर हो गया, जो कि ये वाला रिजल्ट दे देगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। नहीं तो और डिटेल में आप जाना है तो आप प्लेलिस्ट में से जाके जरूर देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने वहां पे प्लेलिस्ट में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है एक एक पॉइंट को। अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ के आए हो तो मैक्सिमम चीजें पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ओके। चलो तो पहला ए पार्ट हो गया आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर आ गया। इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट इजी है, देखिए कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, यहां पे देखो पहले ये इसके साथ सीरीज में है, और है ना ये इसके साथ सीरीज में है, और ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, पैरेलल में, ठीक है। और फिर यहां पे आपका ए बी के क्रॉस R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 10, और इस ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल का क्या होता है, दो रेजिस्टेंस के लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना, ये निकाल के आप निकाल सकते हो। नहीं तो आप सबसे पहले बच्चों सबसे सही तरीका आप अलग अलग कर लिया करो। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, इसका निकाल लें, चलो इसका निकाल लेते, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20, और ये क्या आ जाएगा 1/10, ठीक है ना। हाँ 1 प्लस 1 2 होगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, और ये R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ये 10 आया। अब ये इन दोनों को आप मानो 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है जो कि इसके साथ सीरीज में है, तो 10 प्लस 10 20 ओम आ गया आपका R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहां पे आप देखो बच्चों ये 12 ओम कह रहा है, ये गलत है, यहाँ पे 15 ओम रहना चाहिए, ठीक है। जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसमें 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल इनटू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है। अपने पास दो सर्किट दिया है, एक सीरीज का दो रेजिस्टेंस 15 ओम के, और उसके साथ एक बैटरी लगा देते हैं 6 वोल्ट की, ठीक है। और दूसरा सर्किट दिया है बच्चों अपने को, इन्हीं को आप किस में कर रहे हो, पैरेलल में। यहां पे देखो ये क्या है आपका 15 ओम और ये 15 ओम, ठीक है। कह रहा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन ईच केस। तो इन दोनों केस के लिए आप पावर लॉस दोनों केस में कितना हो रहा है, 6 वोल्ट की ये बैटरी है ना, ये मान लो सीरीज वाला है, P सीरीज लिख लेते हैं, और P पैरेलल, इसी का रेशियो पूछा आपसे, ठीक है। पावर इस वाले केस में कितना है और इस वाले केस में कितना है, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल ले पावर का कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज करो। आप लोगों ने पावर के लिए कई फॉर्मूले पढ़े होंगे, है ना, P इक्वल I स्क्वायर R, P इक्वल V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल VI, ठीक है। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, है ना। बस ध्यान रखना कि जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालने जा रहे हो वो सभी क्वांटिटी उसी रजिस्टर के क्रॉस का पता होना चाहिए आपको। चलो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला उठा ले रहा हूँ, दूसरा वाला, ठीक है। किसी से भी आप कह सकते हो, अगर जिसको लगेगा कि नहीं इस वाले से नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, है ना। मैं इस वाले से देख रहा हूँ जल्दी आ रहा है। तो सबसे पहले आप बच्चों R इक्विवेलेंट, यहाँ पे आप देखो आप अलग अलग, या तो आप ऐसे करो इस रजिस्टर का अलग निकालो पावर, इसका अलग निकालो फिर जोड़ दो, ठीक है।
ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इनको एक आर इक्विवेलेंट निकाल लो, इसका एक ही रजिस्टर मानो, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल लें दोनों केस के लिए। तो आर इक्विवेलेंट कितना है, 15 + 15 30 ओम, ठीक है। इस केस में आर इक्विवेलेंट कितना है, तो कितना हो जाएगा 15 × 15 डिवाइडेड बाई 15 + 15, है ना। जिसको नहीं समझ में आया वो 1/R1 + 1/R2 से कर सकता है, ठीक है, यही आएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा डिवाइड में, ये कितना हो गया 15/15 × 30, तो ये 2, ये कितना आ जाएगा, कट गया, और ये 15/2, तो 15/2 मतलब कि 7.5 ओम, है ना। और वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों की n रजिस्टर इन पैरेलल होता है, तो R इक्विवेलेंट कितना आता है, R/n, तो 2 15 के लगे हैं, तो R हुआ 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 7.5 आ गया। फिर पावर का फॉर्मूला मैंने बोला क्या, पावर इन सीरीज में निकाल लो V² में R इक्विवेलेंट, तो V² मतलब कि 6, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 6 × 6 डिवाइडेड बाई 30, R इक्विवेलेंट 30 आया था, कट गया, कितना आ गया 5, तो 6/5 आ गया, इतना वॉट, ठीक है। इस केस के लिए देखते हैं, इस केस में आपका P पैरेलल में, तो V² अगेन, V² मतलब 6 × 6 डिवाइडेड बाई R मतलब कि 7.5, है ना, 7.5, या हम 15/2 ही लिखें, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 2 जा और 3 5 जा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 6 × ये 2 भी ऊपर चला गया, और डिवाइड बाई 5, कितना आ गया आपका ऊपर, 2 2 जा 4, 6 जा 24 डिवाइड बाई 5, इतना वॉट, ठीक है। इन सब कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया आपका सीरीज वाला, ये आ गया पैरेलल वाला, फिर से डिवाइड कर लो, तो P सीरीज डिवाइड बाई P पैरेलल, तो P सीरीज आपका है बच्चों 6/5, P पैरेलल है 24/5, ठीक है, डिवाइड कर लो, तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा P सीरीज अपॉन P पैरेलल, तो 6/24, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 1/4, तो P is to सीरीज मिस P सीरीज is to P पैरेलल, क्या आ जाएगा 1:4, ठीक है। आई होप बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। पावर से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन करना सीख लो, है ना। मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया है, अब आप क्या करते हैं, अगर पहले वाले का करते तो आप यहाँ पे पहले I निकालते, I कैसे निकालते, V में R इक्विवेलेंट करते, I निकलता, तो I निकलता तो फिर I² × R इक्विवेलेंट करते, तब जाके आता, ठीक है। इसीलिए अपन ने वो वाला फॉर्मूले को अवॉइड करा। तो कई बार बच्चों आपको ये अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको जल्दी से रिजल्ट दे देगा, है ना। लेकिन अगर आप सही सही करोगे तो किसी भी फॉर्मूले से आप कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगेन 5 नंबर का है ना। क्या है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट, ठीक है, 3 सेल का एक बैटरी, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है कि बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। और फिर आपको ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में ऐड करने हैं, है ना, और एक प्लग की और एक अमीटर आर इन सीरीज, ये सब प्लग की, ये सब अमीटर, ये सब सीरीज में। यूज दिस सर्किट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो सबसे पहले करंट थ्रू ईच रजिस्टर, टोटल करंट, और फिर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली में इसको बच्चों ये उल्टे ऑर्डर में पूछ दिया है, इसको सबसे पहले ये निकालना चाहिए, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन, फिर टोटल करंट निकालते हैं, फिर करंट डिवाइड करते हैं अपन, ठीक है। तो पहले चलो सर्किट डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 रजिस्टर है, ये अपने पास हो गई 3 सेल की बैटरी और 2-2 वोल्ट की है, तो कितना हो गया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट हो गया बैटरी टोटल, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक की आ गया और एक अमीटर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 रजिस्टर 10 ओम, 20 ओम
और 30 ओम तीनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब सबसे पहला काम बच्चों ये आर इक्विवेलेंट निकालना। आर इक्विवेलेंट क्या होगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कैलकुलेट करें तो 1/R इक्विवेलेंट। कई बच्चे इसको आर इक्विवेलेंट इक्वल ही लिख देते हैं, ध्यान रखा करो ये 1/R इक्विवेलेंट रहता है ना। आप लोग लापरवाही बहुत करते हो। 10 ओम प्लस 1/20 प्लस 1/30 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो अगेन एलसीएम आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल एलसीएम आ जाएगा आपका 20 और 30 का 60 होता है। ठीक है, तो यहां पे आप डिवाइड करोगे 10 से तो 6, फिर 20 से, फिर 30 से, है ना। कितना आ जाएगा 6 प्लस 20 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में, तो 3 प्लस 30 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में। कितना हो गया आपका 11/60। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 11/60। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट आएगा 60/11। R इक्विवेलेंट है ना, रेसिप्रोकल करो तो दोनों साइड का, ये 1/R इक्विवेलेंट है 11/60। तो आप R इक्विवेलेंट निकालो तो ये क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो आप, 60/11 ओम, है ना। ये आपका R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई तो अब आप क्या करो, टोटल करंट। टोटल करंट के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे सही तरीका I इक्वल V अपॉन में R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, 2 वोल्ट की 3 बैटरी थी तो 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 11/60 और उसका उल्टा होके कितना आया था 60/11, है ना। ये आ गया तो 60 डिवाइडेड बाई 11, तो ये 11 ऊपर चला जाएगा तो 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 60, तो ये 6 10 जा, तो 11/10 दैट इज 1.1 एम्पियर टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट कितना निकला बैटरी से, बैटरी से यहां से करंट निकलेगा कितना 1.1 एम्पियर। ठीक है, और यहां तक तो 1.1 एम्पियर ही आएगा, है ना। फिर यहां पे कुछ I1 जाएगा, कुछ I2 जाएगा, कुछ I3 जाएगा, और यही I1 I2 I3 की वैल्यू पूछा है। तो अपने को ये पता है बच्चों कि जितना बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस आया है बैटरी के, ठीक है, वही टोटल का टोटल अपीयर होगा इन तीनों के, और तीनों जो है पैरेलल में है तो तीनों सेम भी होंगे, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 6 वोल्ट जो है इसके भी एक क्रॉस होगा, 20 के क्रॉस भी होगा और 30 के क्रॉस, मतलब सभी के क्रॉस जो पोटेंशियल है बच्चों क्या होगा 6 वोल्ट ही होगा, इतना फिक्स है। तो I1 निकाले तो क्या लिख सकते हैं V/R। ठीक है, कैसे सर ये मिटाए, देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देख रहे हो, I इक्वल V/R है ना। तो अगर हम I1 निकालने जाएंगे, I1 निकालेंगे तो V/R1 लेंगे। V आपका तीनों के केस में 6 वोल्ट ही होगा, टोटल का टोटल अपीयर हो जाएगा 6, R1 कितना है 10, तो क्या आ जाएगा 0.6। ठीक है, आपका 20 है तो I2 कितना आएगा, V अगेन आपका बच्चों V/R2 होगा, तो V6 डिवाइड बाय R2, तो ये डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 3/10, तो 3/10 मतलब 0.3। ठीक है, I3 देखो क्या होगा, I3 फिर से V6 डिवाइड बाय 30, तो V6 डिवाइडेड बाय 30 हो गया, कितना आ जाएगा 1/5, तो 1/5 मतलब 0.2। अब फिर इन सभी को सम करो बच्चों, कितना आ रहा है 1.1 अगेन, और आना भी चाहिए क्योंकि यही टोटल करंट ही तो तीनों में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वहां पे डेरिवेशन किया तो क्या लिखा था I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है तीनों
टोटल करंट के बराबर आना पड़ेगा ना, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। हाफ मार्क्स का इसमें है डेफिनेशन का और हाफ मार्क्स है इसमें एसआई यूनिट का। तो पहले तो आप बताओ कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। तो मैंने बता रखा है बच्चों कि कोई भी डिवाइस जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम या डेसिपेट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द डिवाइस। ठीक है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डेसिपेट बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज नोन एज पावर। ठीक है, तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों की एक सेकेंड में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करती है एक सेकेंड में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम आपका क्या हो जाएगा, पावर। ठीक है, तो यहां से अपने को पता है कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकेंड, और जूल पर सेकेंड का ही बच्चों दूसरा नाम है जो वो होता है वॉट। ठीक है, और इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, जेम्स वॉट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है वॉट। ओके, तो आप लोग ये याद रखोगे। तो डेफिनेशन का हो गया, साथ में आप फॉर्मूला भी मेंशन कर ही दिया करो, और फिर लिख दो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज वॉट। ओके, बी पार्ट देखते हैं इसका। तो दिया है 2 बल्ब रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। मैंने बच्चों आपको पढ़ा रखा है वोल्टेज पावर रेटिंग, है ना, कि किसी भी डिवाइस के लिए उसका वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग दिया हो तो कौन कौन सी चीजें आपको पता रहती हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन आप फाइंड कर सकते हो इससे, और फिर कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, ये मैंने करा रखा है। तो अगर आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर अवेल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे फिर दिया है दूसरा जो बल्ब है बच्चों 60 वॉट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक मेंस ऑफ 220 वोल्ट। और फिर से इसको, ये तो वोल्टेज पावर रेटिंग है बच्चों इसका, ठीक है, ये रेटेड वैल्यू है, ये जो मैन्युफैक्चरर होता है ये प्रोवाइड करता है। बाकी इन दोनों बल्ब को आपने कितने वोल्ट सप्लाई से दे रखा है, मींस कितने वोल्ट सप्लाई से इसको कनेक्शन कर रखा है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो चलो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पे अपने पास 2 बल्ब है B1 एंड B2। ठीक है, और 220 वोल्ट आपने पावर सप्लाई दे रखा है। ओके, इसका B1 का जो रेटिंग है बच्चों कितना है, 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। ठीक है, B2 बल्ब का क्या है, ये B1 का। ओके, B2 बल्ब के लिए क्या दिया है, 220 वोल्ट एंड 60 वॉट। और आपसे बच्चों पूछ रखा है कि यहाँ पे ये जो करंट है, टोटल करंट यहाँ से जो निकलेगा बैटरी से, ये कितना होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस, मींस इसमें जितना करंट जाए I1 प्लस इसमें जितना करंट जाए I2, इन दोनों का सम ही क्या होगा बच्चों, I1 मींस I के या टोटल I के बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, यही अपना होगा। ओके, तो हम निकाल सकते हैं बच्चों। मैंने बताया था आपको कि अगर यहाँ पे आपको किसी भी आपका बल्ब है ना, अगर उसके क्रॉस आपको वोल्टेज और करंट पता है तो पावर निकाल सकते हो, या फिर पावर और वोल्टेज पता है तो उसका करंट निकाल सकते हैं। कैसे, P इक्वल VI या IV। ठीक है, तो आप यहाँ पहले के लिए फॉर B1 के लिए क्या होगा बच्चों, आपका I1 होगा और वो क्या होगा, P1 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है ना। तो आप देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना लगाया गया है, B1 के क्रॉस जितना 220 वोल्ट है बच्चों, यही B1 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यही B2 के क्रॉस पैरेलल में है, ये बार बार बताने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपको, देखो P1 है आपका 100 वॉट और V1 है 220 वोल्ट। ओके, तो 0 से 0 कट गया, आ गया I1 इक्वल अपना 10/22, दैट इज 5/11 एम्पियर I1। ओके, ठीक है। फिर फॉर बल्ब नंबर 2 B2 क्या होगा बच्चों, I2 निकालेंगे तो लिखेंगे I2 में P2 डिवाइडेड बाई V2, या V2 और V1 तो सेम ही है ना, तो अलग अलग बोलो, चाहे V बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
P2 60 वॉट है डिवाइडेड बाई V2 220 वोल्ट। ओके, 0 से 0 गया 3/11। ठीक है, तो अब टोटल करंट क्या होगा बच्चों, I1 प्लस I2, यहां से आप देख सकते हो, तो I1 प्लस I2 मतलब 5/11 प्लस 3/11 दैट इज 8/11 एम्पियर। ओके, याद रखना आप। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, हाँ, बट शॉर्ट ट्रिक जो है बच्चों, आप देखो हमेशा कोई भी शॉर्ट ट्रिक हमेशा सही नहीं रहता, हर एक सिचुएशन के लिए सही नहीं रहता, कुछ वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही सही रहता है। तो जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं वो पैरेलल के लिए है, मतलब अगर आपके बल्ब कई बल्ब पैरेलल में हैं, ठीक है, यहाँ पे दो है, तो दोनों बल्ब के आप पावर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो और टोटल पावर निकाल सकते हो। ठीक है, क्या, तो टोटल पावर आप बोल सकते हो P1 प्लस P2। कब, ध्यान रखना जब ये दोनों पैरेलल में हो, तो यहाँ पे टोटल पावर कितना हो जाएगा आपका 100 वॉट प्लस 60 वॉट, 100 वॉट प्लस 60 वॉट दैट इज 160 वॉट। तो 160 वॉट तो आपका आ गया टोटल पावर। और फिर बच्चों फिर आपको टोटल करंट चाहिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो टोटल करंट होगा वो टोटल पावर डिवाइडेड बाई टोटल वोल्टेज जितना लगाया आपने, तो कितना लगाया है मीन्स 220, तो V, तो ये कितना हो जाएगा आपका बच्चों 160 डिवाइडेड बाई 220, तो 0 से 0 गया 16/22 दैट इज अगेन 8/11 एम्पियर। ठीक है, हाँ ध्यान रखना ये कब ये फॉर्मूला होगा अप्लाई, पैरेलल ओनली। ठीक है, सीरीज में अगर बल्ब है तब डायरेक्ट पावर ऐड नहीं हो सकते, ये बिकॉज ऑफ कि बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम था, इसलिए ये फॉर्मूला इजिली आ गया। ठीक है, ये वाला। ओके, तो ध्यान रखेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 रजिस्टर है ना, हाँ जैसे ये वाला जो मैंने तरीका बताया बच्चों, ये आप ऑब्जेक्टिव में अप्लाई कर सकते हो, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए आपका फायदेमंद है, सब्जेक्टिव रहेगा तो आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने पहले करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3 रजिस्टर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल and the combination is connected to a battery and a meter, a voltmeter and a key. Draw a suitable circuit diagram to show the arrangement following. बच्चों आपके पास क्या है, 3 रजिस्टर हैं R1 R2 R3। ठीक है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, फिर उसके साथ क्या करना है, एक बैटरी को ऐड करना है, एक अमीटर को ऐड करना है, एक वोल्टमीटर को और एक की को। तो बच्चों अभी मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डेरिवेशन कराया, और उस डेरिवेशन में मैंने 3 रजिस्टर लिया था, और तीनों कैसे लिया था, पैरेलल में, और उसके साथ एक बैटरी ऐड कर रखा था, एक आपने की ऐड कर रखा था ऑन ऑफ करने के लिए, और उसके करंट टोटल करंट मेजर करने के लिए एक अमीटर लगा रखा था, और तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सेम होगा तो उसके लिए एक ही वोल्ट मीटर से काम चल गया था, वो हम लोगों ने देखा। तो वही जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने सर्किट डायग्राम बताया वही आप यहाँ पे चिपका दो, हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से आपके अगर आप रट नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो, तो वही आंसर आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, मतलब उसका जो सर्किट डायग्राम था यहीं पे फिट हो जाएगा। क्लियर है। बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। तो यहाँ पे अपने पास एक वो सर्किट दे रखा है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब ए से लेकर बी तक आर इक्विवेलेंट आर ए बी निकालना आपको। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो अपने को देखे बच्चा क्या है, एक 5 ओम का है, उसके साथ 2 पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। कैसे बच्चों पता करते हैं हम, मैंने बता रखा है बहुत सिंपल सा तरीका। आप क्या करो, पहले जहां से जहां तक बोले एक इमेजिनरी करंट मान लो कि यहां से आई करंट निकलेगा, डिवाइड होगा, यहाँ पे कुछ I1 जाएगा और इसमें कुछ इस वाले ब्रांच में I2 जाएगा, है ना। और देखो बच्चों मैंने बोला है कि अगर जिसमें सेम करंट फ्लो हुआ वो सभी सीरीज में, नहीं तो अगर किसी में जो है बच्चों करंट डिवाइड हो रहा है और फिर वही दोनों करंट मिल जाए तब हम बोलेंगे कि पैरेलल में। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे I करंट आया और वो डिवाइड हुआ I1 और I2 में, और यही I1 और I2 यहाँ पे फिर से क्या हो जाएंगे, भरत मिलाप हो जाएगा दोनों का बच्चों। तो क्या हो, बिछड़े और फिर मिल जाए दो लोग।
तो फिर बोलना कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो ये पैरेलल में हुआ, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है 5 ओम के, तो कितना आएगा आर इक्विवेलेंट, कैलकुलेट करके बताओ, पॉज करो। गुड, 7.5 कितना आया, 2.5 है ना। सॉरी मैंने गड़बड़ी बोल दिया। क्या करना है आपको, 1/5 प्लस 1/5 और फिर ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2.5 है ना। कैसे, सिंपल तरीका बच्चों, अगर देखो जो भी रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस लगे हो, R/N करना सीखो। R हुआ 5, N यहाँ पे कितना है, 2 रेजिस्टेंस है तो 5/2। अगर 3 रजिस्टर पैरेलल में होता तो 5/3, 4 रजिस्टर रहते तो 5/4 है ना, N रजिस्टर रहते तो 5/N। ठीक है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये R तो कितना आ गया, ये आ गया 2.5 और ये 2.5 इसके साथ क्या होगा, सीरीज में। क्यों, क्योंकि जितना करंट इसमें जाएगा वही इन दोनों के नेट वाले में जाएगा और फिर वही इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में सेम करंट जाएगा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे फिर पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। ठीक है, क्या सीरीज में, ये दोनों पैरेलल, फिर ये इसके साथ सीरीज, फिर ये इसके साथ सीरीज, तो क्या हो जाएगा अपना आर इक्विवेलेंट। तो 5 प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया 2.5 प्लस ये 5, तो ये कितना हो गया 12.5 ओम। ओके, RAB। चलिए ये बहुत इजी था, मुझे बताना तो नहीं चाहिए था लेकिन मैंने बताया क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लास्ट टाइम में वो जगते हैं, तो उसके लिए है ना। बाकी जो अच्छे बच्चे होंगे जो पहले से ही लगे थे, ठीक है, अच्छे बोलने का मतलब कि जो अपना काम टाइम पे करते हैं, ऐसे लास्ट टाइम में हड़बड़ी में नहीं। ठीक है, क्योंकि वो फिर काम अच्छे से नहीं रहता, तो वो वाले बच्चे को बताने की जरूरत नहीं था वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बाकी जो लीजेंड होते हैं अपने, वो लास्ट टाइम में पढ़ने वाले, उनके लिए मैंने बताया डिटेल में। ओके, चलो यहाँ पे एक बच्चों दे रखा है क्वेश्चन दूसरा, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 880 वॉट। क्या 880 वॉट के रेट से वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 330 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम। ओके, तो एक आयरन है बच्चों, तो यहाँ पे इसको दो तरीके से, मतलब जब वो मैक्सिमम पावर डेसिपेट कर सकता है तो उस टाइम पे 880 वॉट, और जब मिनिमम पावर डेसिपेट कर रहा है तो वो 330 वॉट। ठीक है, और उसको एक सोर्स वोल्टेज कितना 220 वोल्ट से कनेक्ट करा गया है। तो आपको कैलकुलेट करना है करेंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया है, V दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, ओके सर, और फिर पावर दिया है P मैक्स दिया है 880 वॉट और P मिनिमम दिया है अपने को बच्चों 330 वॉट। तो अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, V तो क्या है सेम, ये V क्या है दोनों केस में, चाहे मैक्सिमम पावर डेसिपेट हो रहा है चाहे मिनिमम, दोनों केस में V आपका क्या है सेम, या हम बोल सकते हैं कि V आपका क्या है कांस्टेंट। तो V कांस्टेंट है बच्चों, तो फिर पावर बदल किसके वजह से रही होगी, बोलिए, बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखें, हम लोगों ने तो पढ़ा है बच्चों कि अगर पावर वोल्टेज रेटिंग दिया हो तो वहां पे उस डिवाइस की रेजिस्टेंस निकालते हैं और वो फिर कांस्टेंट रहती है, मतलब फिर फर्दर आप वोल्टेज घटाओगे बढ़ाओगे तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदलती। फिर यहाँ पे ये पावर चेंज कैसे हो रहा है, आयरन तो एक ही है, फिर आयरन का फिर ये क्या पावर अलग अलग क्यों आ रहा है। तो बच्चों पावर के लिए हम लोगों ने एक और फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल क्या होता है V²/R। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताओ बच्चों, V तो क्या हुआ सेम या कांस्टेंट, एक ही है ना, वही आयरन है आपका और वही आयरन है, तो यहाँ पे फिर ये क्या है V, हम लोगों ने जो पावर सप्लाई दिया है वो 220 वोल्ट ही दिया है। तो अब पावर बदल किसके वजह से रहा है, तो पावर बदल रहा है बच्चों, यहां से हम बोल सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो मतलब R को चेंज करके आप पावर चेंज कर सकते हो, और ऐसा हम करते भी हैं। तो अपन ने देखा होगा बच्चों, जो आयरन होता है इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें एक नॉब दी होती है, रोटेट करते हैं तो एक बार क्या होता है, बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है, जब बहुत कम पे रखते हैं हम, फिर हम और ज्यादा बढ़ा देते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, वहां से हम वो रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी बदलते हैं। ठीक है,
और इसी तरीके से हम फैन में भी, फैन में अगर आपका क्या करते हैं, एक बार फैन को बहुत धीमा चल रहा है तो तेज करने के लिए रेगुलेटर को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं ना, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम रेजिस्टेंस की वैल्यू घटा बढ़ा के करंट की वैल्यू घटाते बढ़ाते हैं, और जिसके वजह से फिर आपका पावर बदल जाता है, जबकि V तो अभी भी 220 वोल्ट ही है और वही इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को चेंज करके पावर एक बार मैक्सिमम कर लिया, एक बार पावर मिनिमम कर लिया। हाँ ठीक है, और देख रहे हो बच्चों यहाँ पे पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब कि आप ऐसे बता सकते हो, जब पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा कब होगा, पावर ज्यादा तब होगा जब रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम तब पावर ज्यादा। ठीक है, क्या ये क्या होगा, इस केस में रेजिस्टेंस कम होगा, और पावर जब आपका कम आ रहा है तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा होगा, और वही इसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, और फिर दोनों केस में करंट भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ओके, तो चलिए हम लोगों ने दो फॉर्मूला, मैंने बोला था कि पावर वोल्टेज रेटिंग से आप दो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। पहला, एक तो रेजिस्टेंस के आप लिखो V²/P, उसी फॉर्मूले को, पावर के ही फॉर्मूले को हम लोगों ने बस घुमा फिरा के लिख लिया। चलिए मैं लिख देता हूँ, P आपका क्या है, V²/R है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक और हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, P = VI, तो यहां से I निकाले तो क्या लिख सकते हैं, I = P/V। ठीक है, चलिए फॉर मैक्सिमम रेट है ना, जब आपका मैक्सिमम पावर डेसिपेट हो रहा था मैक्सिमम रेट से, तो उस केस में बच्चों आपका क्या था, रेजिस्टेंस निकालते हैं, R इस टाइम पे कम आएगा, R मिनिमम, क्योंकि पावर और जो है, क्योंकि P आपका मैक्स है, P मैक्स होगा तो R मिनिमम होगा। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे बच्चों हम देखें तो 220 वोल्ट, तो 220 × 220 है ना, और पावर मैक्सिमम कितना डेसिपेट हो रहा था, 880। ठीक है, ये 0 से 0 गया, फिर ये 22 से आप इसको 4 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हो, फिर 4 से इसको अगेन डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 5 और 5। ठीक है, तो ये आपका आ गया R जो है 55 ओम, R मिनिमम। ठीक है, फिर दूसरा केस में देख लेते हैं बच्चों, दूसरा फॉर मैक्सिमम रेट तो हो गया आपका, फॉर मिनिमम रेट, जब आपका पावर बच्चों मिनिमम था, ठीक है, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम आएगा, तो R max जो आएगा 220 × 220 अगेन। ठीक है, वही फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आप देखो क्या है, 330 था, तो 0 से 0 गया। ओके, फिर यहाँ पे आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 टाइम्स में, इसको 3 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 440 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 110 से तो ज्यादा आ जाएगा, है ना, आप देख लेना डिवाइड करके, इतना ओम। तो इस बार आपका 55 ओम ही आया है, इस बार ज्यादा रेजिस्टेंस आया, मैंने पहले ही गेस कर लिया था। क्या बोला था मैंने कि आपका जब पावर मिनिमम होगा, पावर मिनिमम तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम तो रेजिस्टेंस मिनिमम। ठीक है, चलिए फिर करंट निकालिए सर। करंट के लिए दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, I = P/V, तो आपका I मिनिमम I मैक्सिमम निकाल सकते हैं हम, और ये पावर और करंट बच्चों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपका I मैक्स होगा कब, जब आपका P मैक्स होगा। ठीक है, V तो दोनों केस में सेम ही है, और I मिनिमम कब होगा, जब आपका पावर मिनिमम था। ठीक है, तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम कितना था, 880 डिवाइडेड बाई 220, तो 0 से 0 गया, ये कितना आ गया, 4 एम्पियर। ठीक है, P मिनिमम कितना है बच्चों आपका, देखो 330 डिवाइडेड बाई 220, तो 0 से 0 गया, कितना आ गया, 3/2 दैट इज 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो जब आपका करंट मैक्सिमम था तो आपका पावर भी मैक्सिमम था, जब करंट मिनिमम था तो पावर भी मिनिमम था। ओके, तो दोनों क्वेश्चन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अगर बच्चों अगर फिर तो देखो हम लोगों ने दो तरीके से देखा कि पावर को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक तो हम वोल्टेज को घटा बढ़ा के भी पावर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे पावर वोल्टेज। अगर फिर हम रेजिस्टेंस चेंज करके, तो वो हम जो नॉब रोटेट करते हैं, तो वो नॉब रोटेट करके हम लोग जनरली रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस चेंज करते हैं। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए क्या है बच्चों। सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। आपके पास 3 रजिस्टर 9 ओम के हैं, उसके हेल्प से आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि कब 13.5 ओम आ सके, कब 6 ओम आ सके। तो किस तरीके से आप ऐड करोगे? तो बेसिकली बच्चों अगर हम एक तो दो केस तो आप हमेशा सोचो, एक बार आप सभी को पैरेलल में ऐड कर दो, एक बार सभी को सीरीज में कर दो। आपके पास क्या है, 3 9 ओम के रजिस्टर हैं, ठीक है। तो तीनों को सीरीज में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 27। तीनों को पैरेलल में कर दोगे तो 9/3 दैट इज 3 ओम आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ को पैरेलल और कुछ को सीरीज में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम तीनों को अगर पैरेलल में कर रहे हैं तो भी हमारा जो हम उम्मीद करते हैं वो वाला आंसर नहीं आ रहा है। तीनों को जब सीरीज में कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है, तीनों को पैरेलल में कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम ये वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि दो रेजिस्टेंस आपका क्या हो, पैरेलल में हो, 9 ओम और इसके साथ एक सीरीज में, दो पैरेलल के साथ एक सीरीज। तो बच्चों पहले हम इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लें। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि आधा कर दो, ठीक है, कर दिया। कितना आ गया, 4.5। अब ये 4.5 इसके साथ क्या होगा, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इसका, 13.5 ओम। ओके, चलिए दूसरा हम तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका, हम दो को सीरीज में ले लें और उसके साथ एक पैरेलल में ले लें, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 9 ओम और ये 9 ओम। अब ये बच्चों इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में। मैंने बोला था कैसे आपको सोचना है, यहां से करंट जाएगा और ये डिवाइड होगा I1 और I2 में, ठीक है। अब जितना I1 इसमें जाएगा उतना ही I1 इसमें भी जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में। तो पहले इनको सॉल्व कर लो, जो पहले सॉल्व हो उसको कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 18 ओम, और वो 18 ओम इसके साथ क्या आएगा, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि देखो I1 डिवाइड होगा, यहां पे मैं चलो मिटा के अब 18 कर दे रहा। तो ये क्या हो गया आपका, 18 ओम हो गया। अब यही I1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, फिर वहां पे क्या हो जाएंगे आपस में, फिर I2 और I1 यहाँ पे मिल जाएंगे। अगेन I बना लेंगे तो फिर डिवाइड हुआ और मिल गया, तो इसका मतलब पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, पैरेलल के लिए मैंने बता रखा है, आप 1/18 फिर प्लस 1/9 करके 1/R इक्विवेलेंट के बराबर कर दो, या फिर डायरेक्ट R इक्विवेलेंट क्या होगा, 18 into 9 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 9, और 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 27। तो 27 डिवाइड में, तो ये डिवाइड कर लो, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा, ठीक है, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो क्या आ गया आपका R इक्विवेलेंट 6 ओम, ठीक है। तो दोनों आंसर जो हम लोग चाह रहे थे यही सर्किट डायग्राम होगा। बच्चों ये क्वेश्चन करना तो आप सर्किट डायग्राम बना देना, है ना। ऐसा नहीं कि बस आप पता नहीं कैसे कैसे जोड़ के 1/R इक्विवेलेंट ऐसे वैसे जैसा भी करके आप आंसर ला लिए, लेकिन नहीं, आपको दोनों केस में आप सर्किट डायग्राम बना देना। ओके, फिर देखते हैं क्या है, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है ये आपको बताना है। ओके, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मैंने बता रखा है बच्चों। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है कि मैंने बताया था आपको कि कभी भी किसी भी वायर में, है ना, कोई भी वायर है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जैसे ही उस वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है ना। ये कैसे होता है मैंने बता भी रखा है कि होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो बार बार पॉजिटिव आयंस, है ना, या अपने पेरेंट एटम के साथ टकराते रहते हैं, कोलिजन होता रहता है, जिसकी वजह से पेरेंट एटम की एनर्जी बढ़ती रहती है। और क्योंकि ये बैटरी से एनर्जी लगातार लेते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास तो एनर्जी की कमी है नहीं,
ये अपना एनर्जी उसको एटम को देते रहते हैं, फिर बैटरी से एनर्जी लेते रहते हैं और बार बार ट्रांसफर कर करके एटम्स की एनर्जी बढ़ा देते हैं। और एनर्जी बढ़ जाता है एटम का, इसका मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब वायर क्या हो गया, हीट हो गया। ये इसका एक्सप्लेनेशन है ना। तो ये मैंने बता रखा आपको डिटेल में। फिर वो मैंने बता रखा था कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस बच्चों आर ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें क्या है, टी टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट, तो हम लोगों ने देखा था कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन तीनों को मिला के लिखते हैं अपन, तो क्या लिखते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर RT। और मैंने बताया था बच्चों की अगर आपका हीट हम SI यूनिट जूल में ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो हीट है वो डायरेक्ट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हट जाता है और वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है। तो फॉर्मूला अपना डायरेक्ट बन जाता है आई स्क्वायर RT। कब, जब आपका हीट क्या है, SI यूनिट जूल में है। ठीक है, तो ये है। फिर आप इसका फर्दर ओम्स लॉ का यूज करके V इक्वल IR का यूज करके अलग अलग फॉर्म में निकाल सकते हो कि H इक्वल V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, H इक्वल VI इंटू टी। ठीक है, ये निकाल सकते हो। ओके, फिर से ये वाला क्वेश्चन अभी बताया वही है बच्चों। 100 वॉट 220 वोल्ट का एक बल्ब है, 60 वॉट 220 वोल्ट का दूसरा बल्ब है, फिर से पैरेलल कनेक्ट करा गया है और फिर से 220 वोल्ट का ही सप्लाई दिया गया है। तो टोटल करंट पूछा है, अभी करा है मैंने। ठीक है, तो आपका देख रहे हो सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जा रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है। पावर से रिलेटेड तो बच्चों क्वेश्चन रिपीट होने ही है। ठीक है, आप ये जान जाओ, मतलब आएगा ही जरूर। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, एक आपके पास यहां पे ऑब्जेक्टिव है। ओके, देखिए, इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ वायरिंग 15 एम्पियर रेटिंग इज फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज विच हैव, ये तो मैंने बता रखा है बच्चों। ये आपका मैंने सैंपल पेपर साथ कराया था तो बताया था कि बच्चों दो तरीके की हमारे यहाँ सर्किट्स यूज होते हैं। एक होती है 5 एम्पियर वाली, एक होती है 15 एम्पियर वाली। 5 एम्पियर वाली जो लो पावर वाले डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, इन सब के लिए। ठीक है, टीवी के लिए भी बोल सकते हो आप, है ना, या मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए। तो ये सब आपके लो पावर वाले है ना सर्किट है। ठीक है, वही आपका 15 एम्पियर क्या है, ऐसे डिवाइस जो हाई पावर वाले होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, गीजर हो गया, इंडक्शन हो गया, है ना, ये सभी, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सभी क्या है, हाई पावर वाले डिवाइस है। तो इनके जो है ज्यादा करंट चाहिए होता है, तो इसीलिए हम हाई पावर रेटिंग वाले सर्किट का यूज करते हैं और वो होता है 15 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 8 ओम, अपने पास 8 ओम के 4 रजिस्टर है और वो कनेक्ट करा गया है सीरीज में। ठीक है, और उसका जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है RS, सीरीज में जब किया, एज फॉर सीरीज। फिर जब हम क्या कर रहे हैं, उसी को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो आ रहा है RP, और अपने से पूछा है RS डिवाइडेड बाई RP का वैल्यू। ओके, चलिए, ये बच्चों जस्ट 2023 के क्वेश्चन है, इसके पहले जो था वो भी, ये भी है ना, जस्ट पिछले साल वाले। तो अपन RS कैलकुलेट करें, 8 रजिस्टर, आपके पास 4 रजिस्टर है, 8 ओम 8 ओम 8 ओम, 4 रजिस्टर है। तो सीरीज के लिए क्या होगा बच्चों, सीरीज के लिए हम लोग जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, दैट इज 32 ओम। ओके, RP क्या होगा बच्चों, तो 1/RP निकलते हैं। डायरेक्ट RP इक्वल मत लिखा करो, है ना, आप लोग बहुत गलती करते हो छोटी छोटी, फिर आप बोलोगे कि मेरे मार्क्स कट गए, है ना। R2 प्लस R3 प्लस R4, आप बच्चों हाँ, ये तो ऑब्जेक्टिव था तो आप फॉर्मूले नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आप पहले फॉर्मूला लिखो फिर सॉल्व करो, है ना। केवल फॉर्मूले के ही 0.5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। चलो 1/RP जो है आपका कितना आ गया, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो कितना हो जाएगा, 4/8, दैट इज 1/2, है ना। और ये 1/RP है,
1/2। तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आरपी आ जाएगा आपका, तो आरपी आ गया 2 ओम, ठीक है। और वैसे भी अपने को पता है बच्चों कि आर पैरेलल के लिए R/N है ना। जैसे अगर आपको शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊं तो आप इस फॉर्मूले से नहीं, आप शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि n रजिस्टर अगर पैरेलल में होता है तो आपका क्या होता है, R/n होता है। वही n रजिस्टर इन सीरीज में होता है तो क्या होता है n × R, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रजिस्टर है, 4, और कितने ओम के, 8 ओम के। तो ये कितना हो गया आपका 32 ओम, किसके लिए, सीरीज के लिए। और ये क्या हो गया, 8 ओम के रजिस्टर थे कितने, 4, कितना आ गया 2 ओम। तो ये देखो बच्चों आरपी 2 ओम और आरएस 32 ओम, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने का कितना आंसर आ जाएगा, फिर आरएस आया 32 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 16 ओम, नहीं आएगा है ना, रेशियो है 32 ओम डिवाइडेड बाई 2 ओम, तो ओम भी कट जाएगा ना, बस केवल नंबर एक आएगा। रेशियो का कोई, रेशियो वाली क्वांटिटी बच्चों यूनिट लेस होती है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 16, ओके, ऑप्शन डी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे दीजिए, देखिए एक फिर से एक दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। मैंने बताया बच्चों कि आपको इस बार एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड आया है कि एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप स्किप मत करो। ये देखो बच्चों फिर से दिया है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ अ वोल्टमीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर एंड द रीडिंग शोन बाय इट रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे आपको बच्चों बेसिकली ये एक वोल्टमीटर का दे रखा है कि आपको रीडिंग बताना है और साथ में इसका वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट बताना। तो सबसे पहले तो लीस्ट काउंट बताना होता है अपने को, और मैंने बता रखा बच्चों, अभी जस्ट पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया है यहाँ पे, ओके, फिर से करा देते हैं। तो लिस्ट काउंट मैंने क्या बोला है बच्चों कि लिस्ट काउंट आपका क्या होता है, सीधा सीधा रेंज डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, क्या, नंबर ऑफ डिवीजन। तो कितना, यहाँ पे कोई भी एक रेंज उठा लो कहीं से कहीं तक का, और उसमें कितने नंबर ऑफ डिवीजन बने हुए हैं ये उठा लो, ठीक है। तो देखो, चाहे आप बच्चों यहाँ पे देखो, चाहे आप यहां से यहां तक का रेंज ले लो, चाहे यहां से यहां तक का रेंज ले लो, चाहे टोटल रेंज ले लो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं चलो इसको दो अलग अलग तरीके से करके बताता हूं आपको। मैं ये वाला रेंज लिया, 0 से लेके ये 1.5 रहेगा बच्चों, 0 से लेके 1.5। तो 0 से लेके 1.5 तो माइनस करो, 1.5 माइनस 0, हमेशा मैं बड़े नंबर में से माइनस करना होता है, ठीक है। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 डिवीजन। तो क्या आया 1.5 डिवाइडेड बाई 10 एंड दैट इज 0.15 वोल्ट, ठीक है। चलो अब यही काम आप यहां से यहां तक के लिए भी कर सकते थे। आप ये वाला रेंज ले लो, इस वाले रेंज में देख लो, तो 3 माइनस 1.5 कितना आया, 1.5 आएगा, ठीक है। और कितने डिवीजन है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन 10, फिर से वही आंसर आ जाएगा। आप टोटल ले लेते यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक कितना रीडिंग है, 0 से लेके 3, मतलब 3 है, 3 वोल्ट, और कितने डिवीजन है, 20 हो जाएंगे इस बार, ठीक है। अगेन आपका क्या आएगा, 0.15 वोल्ट ही आएगा। तो चाहे जैसे आप निकाल सकते हो, बस फॉर्मूला आपका ये याद रहे, ओके। चलिए अब इसके बाद पूछ रहा है कि रीडिंग, चलो इस पे बहुत ज्यादा लिख गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं। तो रीडिंग क्या आएगा, रीडिंग आप देखो बच्चों, यहां से ये जो वोल्टमीटर का एरो है नीडल का, ये दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लोग देखें यहां तक तो क्या है बच्चों, यहां तक की रीडिंग तो 1.5 है। तो रीडिंग जो पहले तो आप डायरेक्ट पढ़ लो, वो उसको डायरेक्ट लिख लो कि 1.5 तो अपने को डायरेक्ट दिख रहा है, प्लस ये 2 डिवीजन का, और 1 डिवीजन और 2 डिवीजन। यहाँ पे बच्चों थोड़ा ये जो डायग्राम बना है थोड़ा गड़बड़ बना है ना, डिवीजन जो है एक एक इक्वल पार्ट में नहीं है ना, बट सही है, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा तो उसमें बहुत अच्छे से बनाया गया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। तो आप देखो, एक डिवीजन प्लस दूसरे डिवीजन का लेंथ देख लो, तो कितना हो जाएगा,
मैंने बताया एक वो जो लिस्ट काउंट आया बच्चों, लिस्ट काउंट आपका क्या आया था 0.15 वोल्ट ना, तो मतलब ये एक छोटे से डिवीजन की वैल्यू ये है, तो 2 का क्या हो जाएगा इसका डबल, 3 का क्या हो जाएगा इसका ट्रिपल, ऐसे हो जाएगा, तो इसका डबल कर दो, है ना। तो इसका डबल कितना हो जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा ये 0.3 आ जाएगा, 1.5 प्लस 0.3 और ये क्या आ जाएगा 1.8, ठीक है। इतना वोल्ट रीडिंग आ गया, है ना। सबसे पहले तो बच्चों ये वाला लिस्ट काउंट आते ही आप देखो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता था, ये और ये 2 तो गए पहले ही। इसके बाद आपको 2 के बचा था, तो उसके बाद फिर आपने ये निकाल लिया कि 1.8, तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर आ गया सी। तो ऑप्शन सी इसमें क्या था करेक्ट था, ठीक है। ओके, फिर से आ गया देखो बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फिर से पूछ दिया। तो इसका मतलब बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि हीटिंग क्या होता है वो लिखो, उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये है बच्चों। केवल आप कई बच्चे क्या होता है बस ये लिख देते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टेंस में से पास करता है तो जो है वायर या जो रेजिस्टेंस है वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसको बोल देते हैं। नहीं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बच्चों ये है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये वाला, ठीक है। फिर एक्सप्रेस इट्स मैथमेटिकली व्हेन एन अप्लायंस ऑफ रजिस्टर R, ठीक है, कोई अप्लायंस है V वोल्ट एंड द करंट I। इसका मतलब बच्चों यहां पे आपको किसमें H की जो है VI T है ना, ये वाला फॉर्मूला से आप निकालो। बट यहाँ पे करंट भी दे ही रखा है, ठीक है, करंट भी दे ही रखा है, तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, ओके, है ना। रेजिस्टेंस भी दे रखा है, करंट भी दे रखा है, मतलब चारों क्वांटिटी दे रखा है VRI T, ठीक है। तो आपको फिर दोनों फॉर्मूले बताओ, दोनों या तीनों बताओ, ठीक है। चलो तो इसके लिए हम पहले लिख लें, ये क्या आ जाएगा आपका I स्क्वायर R इंटू टी, एक हो गया फॉर्मूला, है ना। अब अपने को V के फॉर्म में चाहिए, तो अपन क्या लिखें, अपन ने पढ़ा बच्चों सिंस क्या पढ़ा है कि V इक्वल होता है I इंटू R, ठीक है। चलो इसी को थोड़ा सा अच्छे, कई लोग क्या कर सकते हो I की वैल्यू यहां से निकालो, यहां पे पुट करके V के फॉर्म में रिप्लेस कर लो, है ना। या मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा हूं, कैसे, I स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं I इंटू I R इंटू टी, ठीक है। I स्क्वायर को I इंटू I लिख लिया मैंने, फिर R इंटू टी लिख लिया, और अपने को ये क्या दिख रहा है बच्चों IR क्या है V के ही तो बराबर है, तो अपन क्या आ गया दूसरा फॉर्मूला IVT, ओके, दूसरा आ गया। ये इंटर कन्वर्जन बहुत पूछा जाता है। तीसरा बताएं, तीसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या करो I की वैल्यू हटा दो, है ना, यहां से निकालो I की वैल्यू क्या आएगा आपका I इक्वल आ जाएगा V अपॉन में R। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे I की जगह पुट कर दो, ठीक है। तो क्या करें, I की जगह मैं पुट कर दे रहा, तो क्या हो जाएगा H इक्वल I की जगह क्या लिखना है V अपॉन R इंटू में V इंटू T, तो V इंटू V क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये आपका आ गया तीसरा, है ना, या यहां मैं H लिख दे रहा। चलो ये आपका आ गया तीसरा फॉर्मूला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों फॉर्मूले मैंने बता दिया। यही बच्चों यही हीट का ही फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, और इसमें से टाइम को गायब कर दो तो वो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्या मैंने बोला, यही फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी है, आप इसको E इक्वल भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर इसमें से टाइम को गायब करो, क्या आ जाएगा आपका पावर, ओके। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, फिर से कह रहा है कि द लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड। ये वाला भी क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो मैंने बता रखा है थ्योरी पढ़ाते वक्त क्या क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। चलो थोड़ा सा माहौल बना के पढ़ाते हैं कि मान लेते हैं कि एक अपने पास क्या है L लेंथ का वायर है, ठीक है,
हाँ, माहौल बनाने से मतलब ये नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, ठीक है। इसका एल लेंथ का वायर है, इसके जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया ए है, और इसकी जो मटेरियल है, जिस मटेरियल का वायर बना है उसकी रेजिस्टिविटी रो है। अभी रो क्या है अपन देख लेंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना लंबा वायर होगा उसका लेंथ उतना ज्यादा होगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फिर यहां से दूसरा ये बोला जाता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर विड्थ ज्यादा होता है तो उस वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इन दोनों को हम एक ही साथ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ओके, और यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A है। इसके फिर हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और ये जो कांस्टेंट है ये थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो R इक्वल क्या आ जाता है, रो L डिवाइड बाई A, ठीक है, रो L डिवाइड बाई A। और ये आपका क्या हो गया बच्चों, R का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि R जो है इस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे, और साथ में मटेरियल पे, है ना, किस मटेरियल का जो है वो वायर बना हुआ है, वो कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर के कैसे है, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाने, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। क्या कि अगर जैसे जैसे हम किसी भी वायर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द वायर, ठीक है। हाँ, ये क्यों होता है, क्योंकि मैंने बता रखा है बच्चों कि होता क्या है कि जो एटम्स होते हैं, पॉजिटिव एटम्स, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जितने ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो और बढ़ जाता है, मतलब और ज्यादा वो एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं और ज्यादा दूर दूर तक, ठीक है। अब फिर इसके वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा तेजी से कोलाइड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो इसके वजह से बच्चों इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, और इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, करंट कम हो जाएगा। करंट आता किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से ही ना, और वो रुक रहा है तो करंट क्या हो गया है, कम। करंट कम मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है। चलो, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह रहा है कि व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बता रखा है बच्चों की किसी भी कोई भी मेटल है या कोई भी मटेरियल है, मटेरियल मैंने 3 तरीके के मटेरियल पढ़ा रखे हैं, क्या क्या, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर, और तीसरा सेमीकंडक्टर। मैंने बताया था कि ऐसे मटेरियल जिसके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, बहुत एक्सेस अमाउंट में, वो बोले जाते हैं मेटल्स, है ना, और वो इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और वहीं पे आपका जो ग्लास है बच्चों, वो क्या है, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर बोला जाता है। किस लिए, क्योंकि इसके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे बहुत कम होता है, आप नेग्लेजिबल मान सकते हो, है ना। अब इसके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो फ्लो कैसे करेगा, और फ्लो करेगा तो करंट मिस फ्लो नहीं कर पाएगा, तो करंट कहां से पास होगा। आ रहा है बात समझ में, ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखा है। ओके, व्हाई आर एलॉय कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज। तो मैंने बता रखा है बच्चों कि आप इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में जो आपका मेन हीटिंग एलिमेंट होता है वो एलॉय का होता है। जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल हीटर में जो आपका हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम होता है, निकिल और क्रोमियम का मिक्स, ठीक है। तो वो क्यों यूज करते हैं, तो एलॉय यूज करने का 2 रीजन है। एक, पहला, जनरली जो एलॉय होता है बच्चों उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू मेटल या कंडक्टर। हमको कंडक्टर के कंपेयर में देखना है, इंसुलेटर के कंपेयर में नहीं, ठीक है। तो कंडक्टर के कंपेयर में उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो यहां से अपन ने अभी जस्ट पढ़ा कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब वहां पे हमको हीटिंग एलिमेंट है तो वो जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उतना अच्छा होगा हमको, ठीक है। तो इसीलिए H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा।
फिर कई बच्चों के दिमाग में आ गया सर रेजिस्टेंस इंसुलेटर ले लो, और ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो एक और रीजन है बच्चों। दूसरा रीजन ये है कि जो एलॉय होता है ना, वो हाई टेम्परेचर पे भी इसके एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते मतलब कि बर्न नहीं होते ज्यादा टेम्परेचर पे, क्योंकि आपने देखा होगा जो हीटिंग एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा रेड हॉट हो जाता है ना, और रेड हॉट होने की वजह से वो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। तो इसलिए जो एलॉय होते हैं वो नहीं मेल्ट होते, या हम बोल सकते हैं कि एलॉय जो है ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं करते हाई टेम्परेचर पे, इसलिए ये यूज करे जाते हैं। ठीक है, तो चलो, तो इन दो रीजन की वजह से। हाँ, यहाँ पे मैंने थ्योरी दे रखा है, वही है फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं और उसके पास, ग्लास के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए। ठीक है, इसका क्या है, एलॉय आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस रादर देन प्योर मेटल बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, हेंस रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखे होगे रो एल अपॉन ए, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा होगी ना। ठीक है, न्यूमरेटर में है दोनों, आर और रो क्या है न्यूमरेटर में, तो वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, चलो, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है प्योर मेटल के कंपेयर में, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा यही देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज सो हाई सो इट डज नॉट और ऑक्सीडाइज, डज नॉट बर्न और ऑक्सीडाइज। बर्निंग का मतलब ही बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन ना, पढ़ रहे होगे आप लोग यार केमिस्ट्री वाले सर से बहुत। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग को ये सब चीजें तो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और बच्चों, अगर आपको और चाहिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ले आएंगे। आई होप आप लोग बच्चों इसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो और नोट डाउन कर रहे हो, है ना। केवल देखने से ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी। ओके, चलिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।